नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और फिलहाल मैं गोपालगंज का एक ज़िला है गोपालगंज, वहाँ एक गांव है सिधवलिया और वहाँ से मिथिलेश तिवारी करके विधायक जी हैं जो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। बहुत प्रिय रहे हैं लोगों के और इस समय बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हैं, लेकिन आज हमारे गाँव में उनके छोटे भाई हमारे सामने मिल गए और ये यहाँ पर अपना प्रचार कर रहे थे। तो मैंने कहा कि प्रचार तो करता है हर नेता, लेकिन नेता से कड़वे सवाल पूछना भी ज़रूरी है। और बस अब मैं नेताजी के साथ हूं और मैं इनसे बहुत कड़वे सवाल पूछने वाला हूं जो अक्सर लोग ब्लेम लगाते रहते हैं। तो देखते हैं कि नेताजी सवालों का जवाब कैसे देते हैं, यहाँ की जनता इनको क्यों पसंद करती है और क्यों नहीं पसंद करती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा आभार और नमस्कार। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं अक्सर कुछ दिनों से यहाँ पर हूँ। चर्चा में एक सवाल हमेशा आता है कि जो मिथिलेश तिवारी हैं प्रिय नेता हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि नेताजी कम नज़र आते हैं। आपको इसका जवाब देना हो। मैं आपकी बातों से कुछ हद तक सहमत भी हूँ, क्योंकि जनता हमेशा चाहती है कि उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला नेता है वो हमेशा उनके पास रहे। ये लोगों की आकांक्षाएं हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक सवाल है तिवारी जी का लोगों के बीच में रहने का, तो वो पिछले 35 सालों से सार्वजनिक जीवन में है, लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और करीबन 28-30 सालों से वो पार्टी के संगठन में कई बड़े जिम्मेदार पदों पर काम करते रहे हैं, जिसके वजह से उनको कई राज्यों का दौरा करना पड़ता है। पार्टी उनको जहां भी जिस किसी भी राज्य में लगाती है वहां उनको जाना पड़ता है और जाकर के पार्टी की विचारधारा को जमीन तक उतारना पड़ता है, लोगों तक लेकर जानी पड़ती है। और यह कारण है कि उनका प्रवास कई दिनों तक बाहर के राज्यों में भी रहता है, केंद्र में रहता है। तो शायद उसके वजह से कुछ समय उनका क्षेत्र में कम गुजरा है। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 महीनों से उन्होंने पार्टी को ये कहा कि मैंने कुछ 28-30 सालों तक पार्टी के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन जो उनका क्षेत्र है, उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां की जनता की आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना जरूरी है। तो उन्होंने पार्टी से कहा कि मुझे संगठन के जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि मैं लोगों के साथ रहूं। जो लोग नाराज हैं थोड़े से नेताजी से, क्योंकि देखिए आदमी नाराज किससे होता है? अपने आदमी से। यानी नेताजी को लोग पसंद करते हैं तभी तो उनसे नाराज हैं। तो जो लोग नाराज है कि नेताजी कम दिखते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? नाराज वैसे तो कोई नहीं है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। लेकिन जिस किसी का भी है कि समय नहीं मिल पाया है उनको, तो चुनाव खत्म होने दीजिए। जो कार्य योजना इस तरह से बनी है कि हर पंचायत में जनता दरबार लगाया जाएगा। वो स्वयं आएंगे और पार्टी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी एक शेड्यूल जारी होगा जो 42-45 पंचायत है बैकुंठपुर में, और हर पंचायत में एक डेट फिक्स किया जाएगा जिस दिन वो वहाँ आएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी समस्याएं भी सुनेंगे और उसका निवारण भी करेंगे। ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है कि अन्य पार्टियां भी लड़ रही हैं यहाँ पर बैकुंठपुर से, और भी लोग हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें मिथिलेश तिवारी को ही यहाँ वोट देना चाहिए? दो बातें हैं। एक तो मिथिलेश तिवारी का अपना व्यक्तित्व जो है, पढ़े लिखे इंसान है, शिक्षित हैं, व्यवहारिक हैं, दबंग टाइप के, उदंड टाइप के नहीं हैं, सभी लोगों को सम्मान करना जानते हैं। तो एक तो ये है, और भाजपा का संस्कार, आरएसएस का संस्कार है उनके अंदर। तो जो अंत्योदय का, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, तो ये उनकी विचारधारा में शामिल है। तो ये रह गया उनका पर्सनल व्यक्तित्व। दूसरा रह गया जो भारतीय जनता पार्टी है और जो एनडीए है। तो अगर एनडीए में जो 5 पार्टियां हैं, जो 5 पांडवों की पार्टियां हैं, ये पांचों पार्टियां मिलकर के समाज के हर वर्गों को अपने ध्यान में रख करके चलती हैं और सबके उत्थान के लिए लगी हुई है। यही कारण है कि जनता का उनके प्रति आकर्षण भी है और जनता का विश्वास भी एनडीए पर है। यही कारण है कि तिवारी जी की तरफ से सबको आग्रह है कि सभी लोग एक साथ हों, एनडीए को मजबूत करें ताकि समाज
उत्थान की तरफ बढ़। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे कड़वे सवालों का जवाब बहुत शालीनता से दे रहे हैं। एक कड़वा सवाल और है आपके लिए। अभी ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने हाल ही में महिलाओं को 10,000 रुपये करके दिया है, जो सौगात दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले क्यों दिया गया। दूसरा, कुछ लोगों में ऐसी भी चर्चा चल रही है, मैंने सुना गाँव में, कि शायद इस पैसे को वापस लिया जाएगा या इस पर ब्याज लगाया जाएगा, या ये पूर्ण रूप से फ्री दे दिया गया है महिलाओं को। इसे आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आपका सवाल में 2 चरण है। पहला कि ये इलेक्शन के समय में क्यों दिया गया। देखिए, इलेक्शन तो हमेशा चलते रहते हैं। अब अपना जो प्रजातंत्र है, त्रिस्तरीय प्रजातंत्र है, कभी किसी लेवल का चुनाव होता है, कभी चुनाव तो चलते रहते हैं। चुनाव का ये चलते रहना और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, ये दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। जहाँ तक रहा कि जो नीतीश सरकार बिहार में है, जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है एनडीए की, अगर इस सरकार में देखेंगे पिछले 20 सालों में महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लाए गए। ये जो 10,000 रुपया दिया गया है, ये दिया गया है उन सभी महिलाओं को जो लोग इस 10,000 रुपया के माध्यम से अपने स्वरोजगार को बढ़ा सके। और ये सिर्फ 10,000 ही नहीं है, सरकार की योजना है कि ये पैसे जिनको भी दिए गए हैं वो लोग अपने रोजगार को आगे लेके जाए, और जब वो लार्ज स्केल पे वो रोजगार पहुंचेगा तो 1,00,000-2 लाख की भी सपोर्ट करने के लिए सरकार खड़ी है। तो क्या ये बात क्लियर है कि जो 10,000 रुपये दिए गए हैं, इसका हिसाब भी सरकार कर लेगी? ना ये हिसाब नहीं लेगी सरकार, ना ये किसी तरह का लोन है। ये एक जन कल्याणकारी योजना है जो महिलाओं को दिया गया है, उनको सशक्त बनाया गया है। जहाँ तक सवाल रहा बिहार की महिलाओं का, बिहार की महिलाएं बहुत समझदार हैं, वो इस पैसे का सही जगह इस्तेमाल करेंगी, वो स्वावलंबी बनेंगी और सरकार उनके साथ खड़ी है। क्या ये पैसा वापस तो नहीं करना? बिल्कुल नहीं, ये वापस करना पड़ेगा। उल्टा सरकार उनको और पैसा देगी ताकि वो और सशक्त हो सके। चलिए, बेहतर है। मुझे एक सबसे मेन काम बताइए जो बिहार में सबसे पहले होने वाला है अभी जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। देखिए, 2 चीजें तो आप हमारी घोषणा पत्र में अगर देखेंगे, 2 चीजें हैं। पहला है जो डिग्री कॉलेज खोलने का, सरकार ने एकदम क्लियर किया है कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनती है डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो जिले के लेवल पे एक डिग्री कॉलेज कहीं कहीं है, इसलिए लड़कों को 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पढ़ने जाना पड़ता है, और खास करके बच्चियों के लिए ज़्यादा तकलीफ। शिक्षा के लिए भी पलायन करना होता है। शिक्षा के लिए भी पलायन है, लोग यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। उनको सुबह उठो, अब मान लीजिए कि अगर बैकुंठपुर के किसी गांव से अगर एक बच्चे को या बच्ची को अगर गोपालगंज पढ़ने जाना पड़ता है तो उसका 3-4 घंटा तो ट्रेवल में चला जाता है, और आर्थिक बोझ पड़ता है उनका, उनके ट्रेवल के लिए वो एक अलग है। तो उसके लिए हर विधानसभा में आप प्रखंड में कोशिश ये है कि एक डिग्री कॉलेज खोला जाए जहाँ पर बच्चे आसानी से जा सके, पढ़ें और आगे बढ़ें। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता एक ये है। दूसरा है रोजगार सृजन करना। नौजवानों के लिए जो पलायन यहाँ से होता है, जो बिहार इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर कम है। हालांकि पिछले 15-20 सालों में सरकार ने बहुत सारा काम किया है इस क्षेत्र में, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सरकार बनते ही इस तरह के कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं जिससे यहाँ के नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े। जहाँ तक बैकुंठपुर विधानसभा के क्षेत्र है तो तिवारी जी ने अपने 3-4 कार्यक्रम ऐसे बनाए हैं कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट तिवारी जी अपने बल पर लाने के लिए ऑलरेडी लोगों से कम्युनिकेट कर चुके हैं, और लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से। अब अगर देखेंगे बैकुंठपुर में तो आधा क्षेत्र पानी के अंदर में है और आधा क्षेत्र में सूखा होता है। तो उस पानी को किस तरह से वहाँ लिफ्ट इरिगेशन से निकाल के कि मैनेजमेंट किया जा सके, कि पानी का सही इस्तेमाल करके तो खेती किया जाए और उसमें रोजगार ऐसे सृजन किया जाए कि जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं, 8,000-10,000 नौजवान जो हैं, वो इस रोजगार में आकर के स्वरोजगार में भी जुड़े और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी सरकार तो ये बात आप बता रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं जिसमें ज़्यादा पानी भर जाता है और कुछ सूखा पड़ जाता है, तो आपका कहने का मतलब है कि इस पर भी सरकार अब निश्चय कर चुकी है कि जो बाढ़ वाला एरिया है और जो सूखा एरिया है कैसे भी मैनेज करके उसका फ़ायदा उठाया जाए। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाया जाए और जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी को निकाला जाए। बिल्कुल। 40 किलोमीटर का जो ये बांध है जिस पर पिच बनना अभी बाकी है, अच्छा, वो सरकार बनने के बाद वो ऑलरेडी पास भी हो गया है प्रोजेक्ट,
सरकार के पास चली गई है। कौन से बांध की बात की जा रही है? ये जो सलेमपुर वाला जो पूरा बांध है, अच्छा, जो जहाँ से बाढ़ आ जाता है अक्सर बैकुंठपुर में, तो उसमें अभी 40 किलोमीटर, आपको सलेमपुर से लेकर सरफरा बाजार तक, तो जो बांध है उस पर 40 किलोमीटर का पिच होने वाला है। उसका DPR हो गया है, उसकी सैंक्शंस भी हो गई है, नया सरकार का गठन होगा और उसके बाद उस पर काम चल जाएगा। तो बाढ़ से बैकुंठपुर को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी, माने बैकुंठपुर से लेते हुए और बरौली और गोपालगंज तक। तो आप समझिए कि बाढ़ से पूरा ये जो एरिया है वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा और जो पानी वहाँ पर एकत्रित रहेगा उसको लिफ्ट इरिगेशन से निकाल के वैसे क्षेत्र तक पहुँचाने की योजना है कि सूखा ना आए और उससे बहुत सारा रोजगार भी। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपका समय नहीं लूँगा, मुझे पता है आपको तमाम जगह जाना है और इस समय पहुँचना भी आपका ज़रूरी है। अब अंतिम में सवाल एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होगा कि अगर हम तेजस्वी की बात करें, उन्होंने कहा कि बिहार में रोजगार को लेकर इतना बड़ा उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये संभव हो सकता है? देखिए, पहला बात तो उनके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला तो है नहीं, ठीक है। तो सरकारी नौकरी कैसे दिया जाता है, सरकारी नौकरी करने के लिए एक विद्यार्थी को क्या क्या करना पड़ता है वो उनको पता है नहीं। तो बोल देना है कुछ भी, उनको पता है सरकार बनने वाला नहीं है, तो कुछ भी बोल दो, लोग झांसे में आ जाए। बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है। वो जो योजना लेके आए हैं हर घर में, उसके लिए आपको 20,000 करोड़ का बजट चाहिए, वो संभव नहीं है। वो ज़्यादा अच्छा होता कि वो रोजगार कैसे सृजित करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, उसका एक लिमिटेशन है। आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, आप 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक सैलरी मत दीजिए। उनका सरकार था ना, 1-1 साल तक सैलरी नहीं आती थी। केंद्र सरकार पैसा भेजता था विकास कार्य के लिए और सैलरी देते थे। तो ऐसी घोषणाओं पे जनता आज मूर्ख नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देगी। जो NDA की सरकार है वो नौकरी भी देगी और रोजगार के भी अवसर प्रदान करेगी ताकि सशक्त बने लोग, और लोग समझदार हैं, लोग NDA पर भरोसा कर रहे हैं। चलिए, आपने आपका समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you so much. So I was trying to ask some difficult question to the leader who reached our village, and generally the man belongs to the young brother of Mithilesh Tiwari. And I was asking many questions. There were some questions were very difficult to answer, but yes, the man who tried his best to give the answers, it was really so touching, because that is really really important that if any leader comes to your village or wherever you have to vote, you have to ask the question, and this is the power you have, and I tried. Whatever you think guys, आप जो भी सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, नेताजी ने जो भी बातें आपके सामने रखी, कितना आपको इस बात को आप रखते हैं, कितना गलत रखते हैं, सही रखते हैं, अपनी राय ज़रूर दें और इस बार मत से जवाब दें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यही समय है एक सही नेता चुनने का, सही देश का निर्माणक चुनने का और सही फैसले पर सही जगह मोहर लगाने का। तो ये काम आपका है, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज मन मंच, आई एम राज।